रजा जी ने बहुत सुंदर ढंग से अपने विचार व्यक्त किए, उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, हमारे बीच उपस्थित हैं हिंदी के वरिष्ठ कथाकार श्री भगवान दास मुरवाल जी। मुरवाल जी का हार्दिक स्वागत है, सर आप आएँ और अपनी बात रखें। श्री भगवान दास मुरवाल जी जोरदार ताली से उनका अभिनंदन करते हैं। याद रखना है। मित्रों, मैं जब इस हॉल में बैठा था कार्यक्रम शुरू होने से पहले, तो जसबीर भुल्लर जी मेरे बगल में बैठे हुए थे, तो पूछ रहे थे कि कुसुम खेमानी जी दिखाई नहीं दे रही हैं। ये शायद उनको जानते भी नहीं थे, और मैं भी मैडम को उतना ही जानता हूँ जितना आज मैंने देखा। मैं बहुत, इससे पहले मेरा उनसे उस तरह से कोई परिचय नहीं था। तो जब मैंने देखा कि थोड़ी देर के बाद ये किसी का सहारा लेकर जब धीरे धीरे आई और वो सहारा लेते हुए मंच तक आई, उसके बाद जब कार्यक्रम शुरू हुआ तो उनकी लगभग पूरी की पूरी देह भाषा बदली हुई थी। यानी अपने बीच लेखकों को पाकर आदमी में जिस तरह से एक नई जान ऊर्जा पैदा होती है, ये मैंने महसूस किया। और अब देखिए कि वो खुद इधर से उधर जाकर किसी का कोई सहारा नहीं लेते हुए खुद यानी पुष्प वर्षा भी कर रही हैं हमारे ऊपर, और उनके स्मृति चिन्ह सबके साथ दे रहे हैं। तो दरअसल ये हमारी एसेट्स हैं, हमें इन एसेट्स को बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। ये जब कह रही थी मुकुंदन जी को लेकर कि इन्होंने बहुत सुंदर मुझे खत लिखा, यानी ये इधर कह रही थी मैडम कि इतना सुंदर तो किसी ने मुझे प्रेम पत्र भी नहीं लिखा जितना सुंदर खत उन्होंने लिखा। मैं जब ये कह रहे थे तो मुझे कुछ ऐसा याद आ रहा था कि मैडम ने एक बार मुझे भी चिट्ठी लिखी थी। तो मैंने जब फेसबुक में टटोला उसको, तो वो मुझे मिल गया, और वो चिट्ठी आज से लगभग 6 वर्ष पहले 7 जनवरी 2018 को चिट्ठी लिखी थी। और वह चिट्ठी इन्होंने, मेरा एक उपन्यास आया था, हाथरस शैली की एक अदाकारा को केंद्र में रखकर वो लिखा गया था, सुर बंजारन। उस उपन्यास को पढ़ने के बाद अब इनके देखिए जो शब्दों का चयन है, जिन्होंने मुकुंदन जी के लिए जो विशेषणों का जो प्रयोग किया, मैं उस पत्र को, बहुत छोटा सा पत्र है, बहुत सुंदर पत्र है, जो इन्होंने लिखा। प्रिय भाई, आपका सुर बंजारन सचमुच ही एक सुरीला उपन्यास है। पाठक जब इसे पढ़ता है तो वह इसके साथ चलता हुआ, सारी नौटंकियां देखता हुआ, गांव गांव घूमता हुआ अनुभव समृद्ध हो जाता है। आपने अर्जुन की चिड़िया की आंख की तरह नौटंकी को लक्ष्य में रखा था, और उसका इतिहास, वर्तमान और भविष्य आपने धीमे धीमे इस तरह बयां कर दिया कि गीतों में डूबे पाठक को पता ही नहीं चलता कि एक खोई हुई कला का इतना सजीव, जीवंत और मार्मिक वर्णन कर लेना एक बड़ी उपलब्धि है। डॉक्टर नुपुर शर्मा का प्रसंग उपन्यास को प्रासंगिक तो बनाता ही है, साथ ही कुछ ही पृष्ठों में आज के लोगों की मतलब परस्ती की परतें भी खोल देता है। प्रभु से प्रार्थना है कि आप इसी प्रकार सद साहित्य लिखकर समाज को समृद्ध करते रहें। से प्रेम, कुसुम खेमानी। ये पत्र 6 वर्ष पहले लिखा गया था, और कम से कम मैं तो ये कल्पना नहीं कर सकता कि जो कुसुम खेमानी ने जिस तरह से जो पत्र लिखा, उनके हाथों मुझे आज ये सम्मान और ये गौरव प्राप्त होगा। ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक चीज और मैं बता दूं कि इनका संबंध मेरे हरियाणा से ही है, और ये जिस हरियाणा से हैं, ये वो इलाका है जो शेखावटी, जो राजस्थान का इलाका है, वो हरियाणा का जो इलाका भिवानी जिसको हम कहते हैं, जहाँ की हरियाणा के पहले वो एक मुख्यमंत्री हुए थे चौधरी बंसीलाल,
जिनको कि हरियाणा को आधुनिक हरियाणा बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा। यानी गांव-गांव में बिजली और सड़क पहुंचाने का जो श्रेय जाता है वो चौधरी बंसीलाल को जाता है। और उस इलाके से, उस भिवानी जिले से मैडम कुसुम खेमानी जी का संबंध है। और ये मेरे लिए इसलिए भी खुशी की बात है कि मैं जिस इलाके से आता हूं उसको हरियाणा में काला पानी कहा जाता है। मतलब आप इससे कल्पना करिए कि अगर किसी कर्मचारी को हरियाणा में सजा देनी होती है तो उसका तबादला दक्षिण हरियाणा के काला पानी मेवात में किया जाता है। और मेवात के बारे में आपने पिछले साल बड़ा कितना हुड़दंग मचा था हम सब जानते हैं। 31 जुलाई को प्रेमचंद जयंती थी उस दिन शायद, और वहाँ जिस तरह से पूरा का पूरा उस मेवात को, जिस तरह से मेवात को लेकर एक नैरेटिव बनाया गया, तो मेरा संबंध उस मेवात से है। और वर्तमान सभ्यता जिसकी कि एक विषय की मैं अगर बात करूं, और उस दौर में रचनात्मकता उस किसी लेखक के लिए कितना मुश्किल भरा काम हो सकता है, कितना चुनौतियां भरा काम हो सकता है, मैं उस बात को समझ सकता हूं उस इलाके का होने के कारण। 1993 में बहुत से विद्वानों को पता होगा कि अमेरिका के एक सफोलॉजिस्ट हुए थे सैमुअल फिलिप हंटिंगटन। उन्होंने एक सिद्धांत दिया था कि जो आने वाले, जो भविष्य के युद्ध होंगे, वो युद्ध वैचारिक युद्ध नहीं होंगे, वो दो देशों के बीच में युद्ध नहीं होंगे। उन युद्धों का जो आधार होगा, उन युद्धों का जो हिंसात्मक रूप होगा, वो वैचारिक की बजाय सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान के आधार पर युद्ध लड़ाए जाएंगे। और अगर आज आप देखें, ये देखिए बात उन्होंने 1993 में कही थी, और 1992 में जो घटना घटी थी, और उस 1990 में जो घटना घटी थी, उसकी परिणति आज इस देश में, भारत जैसे विविधता वाले देश में जिस तरह की हम घटनाएं देखते हैं, वह अपने आप में चिंताजनक है। तो क्या सैमुअल फिलिप्स हंटिंगटन को ये उस वक्त जब उन्होंने देखा था, क्या उन सारी घटनाओं पर उनकी नजर थी? और जिन 7 सभ्यताओं को उन्होंने चिन्हित किया था, उसमें इस्लाम और हिंदू सभ्यता भी थी। और आज आप देखिए कि जो हम सब लोग जिस तरह के दौर से गुजर रहे हैं, वो दरअसल वही सिद्धांत है जिसको कि सैमुअल साहब ने कहा था कि आने वाले समय में युद्ध दो देशों के बीच में नहीं, सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान के आधार पर हो। हम रात दिन टेलीविजन पर, अखबारों में इस तरह की घटनाएं देखते हैं कि जो बहुसंख्यक समाज है, किस तरह से अल्पसंख्यों को, दलितों, वंचितों, आदिवासियों पर जिस तरह के मतलब शोषण और अत्याचार में जो अचानक बढ़ोतरी हुई है, वह ऐसे ही नहीं हुई है। तो ऐसे दौर में किसी भी लेखक के लिए जो इस वर्तमान सभ्यता है, जिसमें अलग अलग उस रूप में हमारे सामने है, उसमें रचनात्मक लेखन कितना मुश्किल होगा। मैं तो मित्रों एक बात और कहता हूं, अब कम से कम मुझ जैसे आदमी को भी ये एहसास होने लगा है कि आज के दौर में जो सबसे मुश्किल किसी भी लेखक के लिए चुनौती है, वह है उसकी अभिव्यक्ति। यानी कुछ भी लिखने से पहले अगर हम अपना मन का लिखना चाहें, तो उससे लिखने से पहले हमें एक बार नहीं कई बार सोचना पड़ता है कि पता नहीं आपके लिखे हुए से कौन आहत हो जाए, कौन नाराज हो जाए, और कौन ऐसा आदमी जिसको आप नहीं जानते नहीं है, वो एक भीड़ की शक्ल में आकर आपके ऊपर कब क्या किस तरह का आक्रमण कर दे। वैचारिक तो छोड़िए, वैचारिक लड़ाई से, युद्ध से तो आप जीत सकते हैं, लेकिन ये जो सांस्कृतिक और धार्मिकता के आधार पर जो एक नया चलन शुरू हुआ है, और ये यही नहीं है। आज आप देखिए रशिया और उसका यूक्रेन का युद्ध, वो भी लगभग जो सभ्यताओं का संघर्ष है, जिसको सैमुअल साहब ने क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन किया था, वह भी उसी की परिणति है। हाल ही में अभी जो इजराइल और पैलेस्टाइन के फिलिस्तीनियों का जो युद्ध हो रहा है, वह भी लगभग सभ्यताओं के संघर्ष से उपजा युद्ध है। और मेरा ये मानना है, और हम सब देखेंगे कि आने वाले वक्त में यह लड़ाई, ये संघर्ष और ज़्यादा बढ़ेगा। तो ऐसे में एक लेखक अपने
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कितना बचा कर रख पाएगा, किस हद तक बचा कर रख पाएगा, ये अपने आप में बड़ी चुनौती है। मैं लगभग 5-6 वर्ष पहले मैं एक विषय पर लिखना चाह रहा था, तो उन दिनों मैं सरकारी नौकरी में था। तो मैंने जब एक मित्र को वो बात बताई कि मैं एक ऐसे संगठन पर कुछ करना चाहता हूं और उसके लिए मैं बाकायदा कई महीनों तक एक शाखा में भी जाता था, बहुत नज़दीक से उन चीज़ों को देखता था मैं, और उसको घर आकर मैं ट्रांसक्राइब करता था। तो मेरे मित्र ने कहा कि ऐसा है, अभी आप रुक जाइए, जब आपकी नौकरी पूरी हो जाए तो तब ये कर लेना जो कुछ करना हो। और उस बात को आज तक, अभी ईमानदारी की बात है कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि मैं उस विषय पर लिखने की हिम्मत जुटा पाऊँ। ये सबसे बड़ी चुनौती है। ये कहना बहुत आसान होता है कि लेखक के लिए क्या चुनौती है, बहुत चुनौती है मित्रों। आपके शब्दों का जो अर्थ है, कौन क्या कब निकाल ले, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन मेरा अपना ये मानना है, और वो शायद मुक्ति बोध ने कहा भी है, कि भैया अभिव्यक्ति के खतरे तो उठाने ही पड़ेंगे। या प्रेमचंद के शब्दों में कहूं कि बिगाड़ के डर से ईमान की नहीं कहोगे क्या, ये तो कहना पड़ेगा। यह लेखक का धर्म है कि इन चुनौतियों से, बिगाड़ के डर से, उसी में से उसे अपना रास्ता बनाना पड़ेगा। और अभी तो देखिए शुरुआत है, बहुत समय नहीं हुआ है। आने वाले समय में अभी आप चुनाव हैं, आए दिन आप जिस तरह की घटनाएं देख रहे हैं वो अकल्पनीय है। और वो उस तरह के जो सांस्कृतिक और धार्मिक जो संघर्ष है वो किस रूप में होंगे आगे जाकर, इसकी हम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि एक लेखक के रूप में ये इस तरह की चुनौतियों से पहले भी प्रेमचंद से लेकर और वर्तमान तक इन चुनौतियों से सामना करता आ रहा है, और आगे भी उसको इस तरह की चुनौतियों से सामना करना पड़ेगा। लेकिन वो लेखक ही क्यों जो चुनौतियों से और डर के भय से लिखना छोड़ दे। तो मैं ये आश्वासन दिला सकता हूँ कि इस तरह की चुनौतियाँ लेखक के जीवन में आती ही रहती हैं, और उन्हीं चुनौतियों के बीच से उसे अपना रचनात्मक रास्ता निकालना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो आज दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, आदिवासी विमर्श, यानी अगर हम साफ कहें, स्पष्ट कहें, तो ये दरअसल अस्मिताओं का दौर भी है। ये सांस्कृतिक धार्मिक संघर्ष के साथ साथ ये अस्मिताओं का दौर भी है। अगर ये नहीं होता तो ये जिन विमर्शों की मैंने आपको जिक्र किया वह शायद हमें देखने को नहीं मिलता। और एक अच्छी बात यह है कि इस मंच पर लगभग उस तरह के सभी वर्गों, समुदायों को लेखकों का प्रतिनिधित्व है। तो ये इस बात की भी पुष्टि होती है कि भारतीय भाषा परिषद कितनी निर्ममता के साथ, कितनी तटस्थता के साथ अपने सम्मानों के लिए लेखकों का चयन करता है, उनके लेखकीय अवदान का चयन करता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मेरा ये मानना है कि एक लेखक के रूप में जब किसी को इस तरह का सम्मान या पुरस्कार मिलता है तो उस लेखक की चुनौतियां और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और मुझे आशा है और मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस जिम्मेदारी से मैं अपने आप को मतलब दूर नहीं होने दूंगा, और कोशिश करूंगा कि जो मेरी तासीर है, जो मेरी प्रवृत्ति है, उसको से मैं आपको दो चार कराऊंगा। धन्यवाद। मोरवाल जी आज लाग्यो के थे भाणी बिहारी का वो एकदम खरी बात बोलिया। देखो कलम पकड़ी है तो डर लो के लिखो, देखी जाएगी जो उसी से उसी। थाना एक छोटा उदाहरण दूं, गांधी मार्ग बोल के एक पत्रिका निकला, आप में से कोई भी चाहे तो उसका मेंबर बने, आप उनको लिख दीजिए, आपको भेज देंगे, और चंदा में भेजती रहती हूँ उनको। उस पत्रिका को अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे में एक विचित्र प्रकार का साहस आता है, आदमी होने का साहस आता है। और आपको आश्चर्य होगा कि वो एकमात्र पत्रिका है जिसके ऊपर देशद्रोह का
मामला चला है और 6 सालों से चल रहा है, गांधी मार्ग। अब कोई पूछे कि गांधी मार्ग का क्या लेना देना है भाई देशद्रोह से? वो देशद्रोह यूं है कि वो सच्ची बात लिखता है। तो मोरवाल जी को डरना क्या है? भिवानी के लोग तो खरी बात करते, लठमार बोलते, करिए जो बोलना है, हम सब आपके साथ है, झारखंडी भी आपके साथ है, हम लोग भी हैं, हम लोग सब हैं ना इनके साथ, सच्चाई का पक्ष देने के लिए एकदम। और हम लोग तो देखते रहते हैं, आप यकीन कीजिए, हम लोग तड़पते रहते हैं कि कहीं ये कोई सच्ची बात दिखे। अभी मैंने नसरुद्दीन शाह का एक पत्र पढ़ा, इतना खूबसूरत पत्र है, किस तरह उसमें व्यथा है एक भारतीय की। तो मैंने सर को कहा, सर इसको वागट में छाप दीजिए दोबारा, मैं परमिशन ले लेती हूँ। तो ये जो बात है कहने की, और देखिए डर तो है, पर आप डरेंगे तो जिएंगे क्या? डरिए मत, रास्ते निकलेंगे। आप देखिए ना, राधा वल्लभ जी ने कितना संघर्ष करके ऐसा साहित्य रचा है, और अभी भी एकदम इस उम्र में कैसे लग रहे हैं, एकदम निर्भीक और मुस्कुराते हुए। सब हम लोगों को ऐसा हो। हाँ, तो हमें इस बात का कोई भय नहीं होना चाहिए क्या होगा, हमको सच्ची बात कहनी चाहिए। और भाइयों, अब मैं एक राज और पाश कर दूं कि मैं हरियाणा की हूँ, भिवानी की, और हम लोगों को राजस्थानी तक एकदम फालतू मानते थे कि ये लोग कुछ नहीं जानते, मूर्ख हैं। हाँ मोरवाल जी, ऐसा मानते थे ना? हाँ, अभी नहीं है फालतू। और हम लोग बहुत ढंग से बनवाते थे। अब आप देखिए कि मेरे सारे भाइयों ने, सब ने, और वहाँ एक हमारी सहधर्मी है बागड़ू भाषा, उसको अपना लिया। पर मैंने कहा ना, मैं तो भियाणिया में ही सीखी, मैं तो इसी में बात करूँगी, हरियाणवी में। तो मुझसे लोगों ने कहा भी कि तुम अपढ़ लगोगे। मैंने कहा ठीक है। आपको आश्चर्य होगा, मेरे बहुत सारे उपन्यासों में जहाँ भी आवश्यकता है, मैंने उसी भाषा के व्यक्ति की भाषा लिखी है, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी भाषा में बोलने का अधिकार है। नहीं तो हम स्वतंत्र भारत क्या है? तो हम सबको इस बार मोरवाल जी को साहस देना चाहूँगी कि वो डरे नहीं और लिखे आपके सबके साथ। क्या होगा? बहुत बहुत अच्छा लगा इनका भाषण। ये देखिए, सच्चाई तो है ही कि हम लोग को कुछ भी, पर ऐसा कोई खास कोई कर नहीं सकता है हमारा। चीज़ें तो चलेंगी हमेशा, सच की बात करने वालों के तो गर्दन कटेंगी ही। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। रचनात्मकता का संबंध साझेपन के साथ होता है, और जिस तरह से एक लेखक को सुनते हुए एक लेखक के मन में जो साझेपन के विचार आए, बहुत बहुत धन्यवाद कुसुम खेमानी जी। अब हम आए हुए हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं भोपाल से संस्कृत के प्रकांड विद्वान, सहृदय और हम सब के प्रिय श्री राधा वल्लभ त्रिपाठी जी। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वे आएँ और अपनी बात रखें। सर, आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी को नमस्कार। भारतीय भाषा परिषद की अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर कुसुम खेमानी जी, मुख्य अतिथि आज के कार्यक्रम के हमारे मित्र बंधुवर राम कुमार मुखोपाध्याय जी, भारतीय भाषा परिषद के निदेशक, आचार्य शंभुनाथ जी, हमारे सभी साहित्यकार बंधुजन, सभी उपस्थित सुधीजन, आप सभी लोग समझ आए होंगे कि भाषाएं किसी भी देश के लिए जीवन वाहिनी नदियों की तरह हुआ करती हैं। और जिस प्रकार से हमारे देश में कई नदियां सूख रही हैं, बिला रही हैं, मेरे देखते देखते मेरे गांव की नदी लुप्त हो गई, उसी तरह से भाषाओं की सरिताएं सूख रही हैं।
भाषा यदि है, भाषाओं की नदियाँ यदि बह रही हैं तो साहित्य है, कला है, संस्कृति है, समाज है और हम लोग हैं, हम लोग उससे बचे हुए हैं। जो संस्थाएं इन भाषाओं की सरिताओं को बचाने में लगी हुई, उनमें से मेरे लिए सबसे विलक्षण अनोखी संस्था भारतीय भाषा परिषद है। और उस भारतीय भाषा परिषद को भी लगातार बनाए रखने के साथ, बनाए रखते हुए अपने तेवर के साथ इसमें दो लोग प्राण फूंकते रहे हैं, आदरणीय कुसुम खेमानी जी और प्रोफेसर शंभुनाथ जी। मैं इस देश के सारे लेखकों की ओर से, साहित्यकारों की ओर से आप दोनों का अभिनंदन करता हूँ। मुझे समग्र कृतित्व सम्मान प्रदान करने के लिए मैं भारतीय भाषा परिषद के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और विनयपूर्वक इस सम्मान को स्वीकार करता हूँ। भारतीय भाषा परिषद में अक्सर आता रहा हूँ, अपने ही घर में जैसे आता हूँ उसी तरह से आता रहा हूँ। इस बार आया तो थोड़ा सा अलग लगा और बाकी सब लोगों के साथ हमारी कुछ इस तरह से खातिरदारी हुई जैसे कि बारात की जाती है। और मुझे यह अच्छा लगा कि भारतीय भाषा परिषद के जितने कर्मचारी हैं वो सब एक टीम की तरह काम करते हैं और घनश्याम जी और सुशील जी और दूसरे लोग बार बार आकर के पूछते रहे। वैद्यनाथ जी हैं, वो भी हमारा हाल चाल, और शंभुनाथ जी भी आए। तो यह किसी भी संस्था के लिए बहुत अच्छा लक्षण है कि यह जीवंत संस्था है। मैं सीधे सीधे जो वक्तव्य देने के लिए मुझसे अपेक्षा की गई है उसी को पढ़ूंगा। मेरे लिए यह प्रसन्नता का विषय है कि यह आयोजन कलकत्ता जैसे शहर में हो रहा है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर, ताराशंकर बंद्योपाध्याय, आशापूर्णा देवी और महाश्वेता देवी जैसे मेरे प्रिय रचनाकारों की कर्मस्थली रही है। अपने निजी जीवन में तथा साहित्यिक लेखन में परंपरा और आधुनिक सभ्यता के बीच के तनाव को मैंने शिद्दत से महसूस किया है। हर रचनाकार अपनी रचनात्मकता की चुनौतियों और संकटों का सामना रचना में ही करता है। अलग से उनको लेकर बयान देना उसी प्रकार चुनौती भरा काम हो जाता है जैसे किसी माँ से उसकी प्रसव पीड़ा को लेकर वक्तव्य देने के लिए कहा जाए। परंपरा और आधुनिक सभ्यता दोनों से मैंने अपनी रचनात्मकता को उकसाने, स्फूर्त बनाए रखने और जारी रखने के लिए बहुत कुछ पाया है। कदाचित जितना मिला उसमें से बहुत थोड़ा समेट और सहेज सका और उसमें से भी बहुत थोड़ा व्यक्त कर सका। रविन्द्रनाथ जैसे कालजयी रचनाकार का भी कुछ ऐसा ही अनुभव है। तो मैं समझ सकता हूँ कि मेरे जैसे लोग जो उनका पासंग भी नहीं पा सकते, मेरे जैसे लोग तो उनका पासंग भी नहीं पा सकते, पर उनके शब्दों में यह तो कह ही सकता हूँ कि मैंने थोड़ा सा पाया, उसी को सहेजते सहेजते थक गया, बस यहाँ गया वहाँ गया, हाहाकार मंद न हुआ, बंद न हुआ। ओल्पो लोई था किताई मोर यहाँ याय ताहा याय, कोणा टुकु यदि हाराय ता लोए प्राणों करे हाय। मेरे बहुत खराब बांग्ला उच्चारण के लिए कृपा करके मुझे क्षमा कीजिएगा। कुछ साल पहले इसी कलकत्ता शहर से होते हुए मुझे एक बार ढाका जाना था। कलकत्ता से फ्लाइट पकड़कर इसलिए जाना पड़ा कि जिस संस्था ने ढाका में आमंत्रित किया था उसने मेरे वीज़ा के लिए कलकत्ता में किन्हीं सज्जन से संपर्क करने का निर्देश दिया था। मैं नरेंद्रपुर से टैक्सी पकड़कर 2.5 घंटे में उस मुकाम पर पहुंचा जहां उन सज्जन से भेंट होनी थी। बताए गए पते के मुताबिक जिस गली में पहुंचकर रुका उसमें कार ज़्यादा देर खड़ी नहीं की जा सकती थी। पार्किंग के लिए कोई जगह नहीं थी। यहाँ तक कि गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर सकूं इतनी जगह भी नहीं थी। जिस टैक्सी में बैठकर गया था न मैं उसे छोड़ सकता था न उससे उतर सकता था। जिन सज्जन से मिलना था वे खुद कार तक आए। मैंने कार की खिड़की का ग्लास थोड़ा सा खोलकर बिल्डिंग के किसी टीले पर खड़े हुए उनको अपना पासपोर्ट और कागजात सौंपे। उन्होंने कहा कि कल टालीगंज आकर वीज़ा और अपना पासपोर्ट ले लूँ। इससे अधिक बात करने के लिए गुंजाइश न थी। पीछे कारों की कतारें थी, बगल में कारें और सकरी गली में टैक्सी रेंगती हुई केवल आगे जा सकती थी। आधुनिक सभ्यता ने हमें ऐसी अंधी गली में लाकर छोड़ दिया है जिसमें वापस मुड़ने की गुंजाइश नहीं बची। हवाई यात्राएं करते हुए कई बार टेक ऑफ के पहले हम देखते हैं
कि पीछे ले जाने के लिए विमान को किसी ट्रक जैसी दूसरी गाड़ी से धकेला जा रहा है। मेरी जानकारी के अनुसार हवाई जहाज़ में रिवर्स गियर नहीं होता, वह पीछे नहीं जा पाता है, वह आगे ही जाता है। विमान चालक तो पीछे देख भी नहीं पाता होगा। हवाई जहाज़ आधुनिक सभ्यता है जिसमें सिंहावलोकन नहीं होता, विहंगावलोकन हो सकता है। आधुनिक सभ्यता काल की एक रेखीयता में गति करती है, जबकि रचनात्मकता काल की चक्रीय और आवर्ती गतियों के साथ उसके विविध आयामों को समेटती है। आधुनिक सभ्यता तात्कालिक भविष्य को सामने रखकर मृग मरीचिका में भागते हिरण की तरह दौड़ रही है। कोई भी लेखक, कवि या रचनाकार केवल तात्कालिक भविष्य पर दृष्टि टिकाए रखकर सृजन नहीं करता। मैं कविता, कहानी, उपन्यास और नाटक इन 4 विधाओं में हिंदी और संस्कृत में लिखता रहा हूँ। मेरे अनुभव के अनुसार लेखक अतीत को और स्मृतियों को रचना में पुनर्विन्यस्त करता है। उसके द्वारा वह वर्तमान की समझ और भविष्य के लिए एक दृष्टि बनाने का काम करता है। मैं लगभग 60-65 वर्षों से हिंदी और संस्कृत में लिखता रहा हूँ। मेरी रचनात्मकता के लिए एकाधिपत्य और एक से होने के आग्रह का तो मेरी रचनात्मकता मेरे लिए एकाधिपत्य और एक से होने के आग्रह का है। काल के बहुआयामों में संचरण के साथ एक रचनाकार अनेक विधाओं और अनेक भाषाओं में रचना करके भी इस एक सेपन को तोड़ता है। जिस तरह भाषाएं एक दूसरे को पोषती हैं, वैसे ही एकाधिक भाषाओं में रचना करने की प्रवृत्ति भी रचना धर्मिता की पोषक हो सकती है। आधुनिक सभ्यता ने हमसे हमारी बहुभाषिकता और दिक्काल के बहुआयामी बोध दोनों को छीना है। यह एक बड़ा खतरा है। इसका जवाब रचनात्मकता से दिया जाना चाहिए। सन 2014 के सितंबर के महीने में मैं ईरान के अबादान शहर में था। हम लोग शाम को अबादान घूमने निकले। अरबंद नदी के किनारे बहुत देर खड़े रहे। अरबंद के उस पार इराक है। सामने इराक की इमारतें दिख रही थीं। 2 देश कितने नज़दीक, फिर भी कितने दूर। ईरान और इराक कितनी समृद्ध परंपराओं वाले देश हैं, कितनी साझी विरासत के वारिस भी वे हैं। अवेस्ता और जरथुस्त्र की परंपरा, पारसी धर्म और मोहम्मद साहब का संदेश, फिरदौसी के शाहनामा की परंपरा, हाजी शम्स तबरेज, जलालुद्दीन रूमी की लाजवाब सूफी कविताओं की अध्यात्म की परंपरा। मुझे लगा कि आधुनिक सभ्यता ने दोनों देशों की साझा परंपराओं के बीच कैसी दुर्भेद्य अलंघ्य दीवारें खड़ी कर दी हैं। जिस आयोजन में मैं वहां उपस्थित था, वह ईरान और इराक के बीच युद्ध की आशंकाओं के साये में हो रहा था। मुझे वहां एक साहित्य सम्मेलन में संस्कृत कविता पढ़ने के लिए बुलाया गया था। सम्मेलन का विषय था युद्ध में बच्चा। मैंने दुर्जय शीर्षक कविता सुनाई, जो महाभारत युद्ध के बाद अनाथ की तरह भटकते दुर्योधन के 5 साल के बेटे के बारे में है। बलराम शुक्ल जी ने उसका फारसी अनुवाद प्रस्तुत किया। कविता संप्रेषित हुई क्योंकि महाभारत के युद्ध की विभीषिका को सामने बैठे श्रोता समझ रहे थे। क्या परंपरा आधुनिक सभ्यता की सारी विभीषिका के बीच सवाल करते और भटकते दुर्जय उस बच्चे की तरह है। मेरी अनेक रचनाओं में परंपरा आधुनिक सभ्यता से टकराती है या आधुनिकता परंपरा को लेकर असमंजस और तनाव की स्थिति में आ जाती है। संस्कृत में मेरा पहला कविता संग्रह संधानम 1979 में प्रकाशित हुआ था। इस पर मुझे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इस संग्रह की जीवन वृक्ष शीर्षक कविता में श्मशान में लगे सूखकर ठूंठ होते जा रहे एक पेड़ का बयान है। यह परित्यक्त और उपेक्षित असिंचित पेड़ है। मद विह्वल रमणियाँ इस पर मदिरा के कुल्ले करने नहीं आती। युवतियों के कोमल चरणों के आघातों से इसमें फूल नहीं खिलते। फिर भी वह सोचता है कि स्थाणु मतलब ठूंठ या शिव की तरह प्रेतवन में मैं एकाकी रह लूँगा, नग्न निष्प्रभ शाखाओं के साथ, भस्म हो चुके अपने मनोरथों के साथ। स्थास्याम्यहम एकाकी स्थाणु प्रेत वने यथा, नग्नो निष्प्रभ शाखश्च भस्मीभूत मनोरथ। वह यह भी कहता है कि कोयला भी बन गया तब भी कोई हर्ज नहीं, मैं रह लूँगा अपने मनोरथों को समेटकर कपाली की तरह। दग्ध काश इव श्यामो यशंस्तुत मनोरथ, तिष्ठाम्यत्र कपालीव हानिस्तेनापि किम मम। अंततः श्मशान में लगे पेड़ को इस बात का संतोष है कि अपने किसी स्वजन को फूंक कर घर वापस जा रहे लोग एक क्षण उसकी छाया में रुक लेते हैं। संस्कृत में मैंने जो श्लोक पढ़े उनमें मैंने स्थाणु और कपाली शब्दों का साभिप्राय प्रयोग किया है।
स्थाणु ठूठ को भी कहते हैं और स्थाणु शिव का भी पर्याय है। कपाली भिखारी को भी कहते हैं और कपाली शिव को भी कहते हैं। इन शब्दों के प्रयोग के द्वारा मैं आधुनिक सभ्यता के स्मशान में परंपरा के उपेक्षित ठूठ और भिखमंगा समझ लिए गए शिव की सच्चाई को सामने रखना चाहता हूँ। ऋतुचक्र हमारे विश्वबोध या पारंपरिक कालबोध का प्रतीक है, पर इस पारंपरिक बोध की आज के सभ्यता विमर्श में जो स्थिति है उसे लेकर ऋतु वर्णन वाली मेरी कविताएं पारंपरिक बोध और आधुनिक सभ्यता के बीच मुठभेड़ का विमर्श भी कही जा सकती है। वसंत लहरी के पहले ही श्लोक में मैंने कहा है, शब्दा यथा स्मृति मुपेत्य पुनर्विलीना सीदंति चित्त जगति क्वचिदेक कोणे कोणे उद्भिद्यते च विनाशमुपैति सद्य काव्यांकुरः कवि मनस्सु तथा वसंत है। ये वसंत तिल का छंद में है। संस्कृत में जो छंदों की ब्यूटी है उसकी बात अलग है। मैं हिंदी अनुवाद इसका पढ़ दूंगा। जिस तरह गुम हो गए शब्द लौट कर आते हैं स्मृति में, फिर हो जाते हैं विलुप्त, फिर वे कुलबुलाते रह जाते हैं चित्त के किसी एक कोने में। कविता अंकुराती है भीतर और छींच जाती है। वसंत भी कुछ उसी तरह है, उसे खोजो तो कहीं दिखेगा नहीं। एक गुम हो गया, कहीं कुलबुलाता रह गया, लुप्त हो गया वसंत यह है। मेरी कई कविताएं कस्बे नुमा एक नगर के अलग अलग दृश्यों पर हैं, जिसे नगरे गावः शहर में गायें, नगरे महिष्यः शहर में भैंसें, नगरे शूकरा शहर में सूअर, नगरे गृध्रा शहर में गीध आदि। इन्हीं में एक कविता नगरे वृषभः या शहर में सांड इस शीर्षक से है। ये सारी कविताएं आधुनिक नगरों और कस्बों की सभ्यता में गुम हो गए मूल्यों और परंपराओं के बारे में है। पर नगरे वृषभः या शहर में सांड शीर्षक कविता इनसे थोड़ी हटकर है। इस कविता में एक छोटे शहर के छोटे बाजार में बेरोक घूमते सांड के अतीत और वर्तमान का वर्णन है। इसमें 6 शार्दूल विकृत छंद हैं। मैं मूल कविता के स्थान पर केवल उसके पहले और अंतिम छंद के हिंदी अनुवाद को यहाँ पढ़ना चाहता हूँ और उसके साथ ही मैं समाप्त भी कर दूंगा, अधिक परेशान न हो। पहला छंद, उसका अनुवाद। यह मानकर कि यह तो नंदी है, शिव का वाहन है, शहर में छुट्टा करके छोड़ दिया गया था। वह सद्धर्म का पुंडरीक समझकर पूजते थे उसको लोग। वह विहरता था स्वच्छंद और अकेला अपनी ताकत से रोक दिया करता था बाजार का यातायात और सारा व्यापार और आवाजाही लोगों की। इसके बाद के छंदों में शहर में उस सांड की लीलाओं का वर्णन है, अतीत की उसकी लीलाओं का, जो कुछ साल पहले तक बचपन से मैं देखता आ रहा हूँ। अंतिम छंद में कहा गया है, उतर चुका है उसका उन्माद, भुला दी गई हैं उसके त्रास की कथाएं, छिन्न भिन्न हो चुके जाल उन दंत कथाओं के और मिथकों के उसके इर्द गिर्द जो बुने गए थे। निश्शेष है उसका आतंक, शिथिल उसकी गति, गिर चुकी उसकी दंतावली, एक आगे का पैर उसका टूट चुका लाठियों की मार से, पीछे के 2 पैर कुचल दिए गए किसी मोटर की टक्कर से, एक पांव पर खड़े धर्म की तरह वह घिसटता है दयनीय, अपनी सारी माया के सिमट चुकने पर सकपकाया। इस कविता का निहितार्थ परंपरा के नाम पर उन सारी रूढ़ियों, किंवदंतियों और मिथकों पर सवाल भी खड़े करता है जिन्हें आधुनिक सभ्यता छिन्न भिन्न करती जा रही है। अलबत्ता यह कविता जब 25-30 साल पहले जब लिखी गई थी तब से आज स्थितियां और जटिल हैं। गायें और सांड मध्य प्रदेश के उन शहरों में जिनमें मैं रहा और अब रहता हूँ अभी भी सड़कों पर वैसे ही छुट्टे घूमते हैं और वे पहले से बदतर स्थिति में हैं। पर धर्म के नाम पर जो जाल और जंजाल खड़े किए जाते रहे हैं वे और भी घने और जटिल हुए हैं। एक रचनाकार इन जालों और जंजालों को छांट कर हटाने का काम भी अपने शब्दों की धार से करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने अपने विचारों से हमें समृद्ध किया। परंपरा और इतिहास बोध से विच्छिन्न कोई भी सभ्यता भविष्य का सपना नहीं देख सकती है। अब मैं केरल से आए हैं मलयालम के लेखक आदरणीय श्री एम मुकुंदन से आग्रह करता हूं कि वे आएं और वर्तमान सभ्यता और मेरी रचनात्मकता विषय पर अपना विचार रखें। एम मुकुंदन सर, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूँ। If I speak in Hindi, you will all run away because my Hindi is so bad. So now let me speak
speak in English. With your permission, I came here very tense, but now I don't feel tense. That is because of Kusumji and her nice words. She made me feel light-hearted. Usually, this sort of function, everybody will be very stiff, very serious. But her presence changed everything. It made the whole thing vibrant. So thank you, Kusumji. Now let us, this is the preface, introduction. Now let us come to business. If you go to Kerala and ask somebody in the street, look, do you know who is Gabriel Garcia Marquez? So he will immediately say, yes, I know him. He is known for his magical realism. He is the author of 100 Years of Solitude. That is the greatest novel of the 20th century. So you ask the same person here, look, do you know who is Jasbir Bullerji? He will say, Kaun Jasbir Bullerji? He doesn't know. So in our place, we know what's going on in Latin America, what is going on in Europe, but we don't know what is going on in Punjab or Andhra or Maharashtra. That is the situation here. This has to change. We should know each other, because we write in 22 languages or maybe little more. So we should know each other, we should exchange views, and that's exactly Bharatiya Bhasha Parishad is doing. They are bringing together writers of many languages. They give us a space to come here and they share ideas, see each other. This is a really great thing. I appreciate it. And for me, this award is very important. In fact, all awards are important. Because when what happens, everybody doesn't know me. But when I get an award, it throws light on me. So others see me, oh, look, there is somebody there. This will happen tomorrow here. If here in Calcutta media, if there is a word about me, then people will see me in the diffused light of this award. They will see me and they will say to each other, oh, this is a writer from Kerala, he's really great. That is what an award does us. An award helps us a lot. So we have so many awards within Kerala. Once I got an award, that is this famous, we call Ezhuthachan Puraskaram. That is the biggest, the highest state award. It's 5 lakh rupees. So next day somebody called me. He said, look, you got 5 lakhs. We readers made you a writer. So we should get that 5 lakhs. Because we, the readers, made you a writer. Because 5 lakhs is ours. I said, okay. I have got 10 lakh readers. I give you 5 lakh rupees, you share. So each reader will get 50 paisa. Okay. This kind of things are happening in Kerala, It's a magical, in Kerala there is magical realism. In Latin America it is only in fiction, but in Kerala we have magical realism. In real life, a reader asking the author, give us the award money because we made you a writer. This kind of things. Well, now we have very serious issues facing us. We don't know what's going to happen. And even here, some speakers mentioned about that. Especially, we are losing sight of great values handed down to us by our civilization, So we are losing all these values. That is because the writing, the literature is becoming a product of market. Earlier it was not so. In the Western countries now, even novel or any kind of literature is a market product. You send a manuscript to an American publisher, first it will go to the marketing division. It doesn't go to the editor. Nobody will read it. The manuscript goes to the
marketing division, they read it and they will take a decision. If it sells, okay. Otherwise, they won't publish. So, literature is becoming slowly a product of market. Then where do we stand? Why should we write? That is the question. And there is something more to that. For example, market. Who is market? Now it is artificial intelligence. See, artificial intelligence is deciding whether you are a good writer or a bad writer. See, there are no more editors. So that's in such sort of a world what we do with the writers. Personally, I read, what somebody said, in America, somebody, a philosopher, he said, don't worry, don't be afraid of artificial intelligence. It's Noam Chomsky who said it. Noam Chomsky, the Marxist philosopher. Chomsky said, don't worry about artificial intelligence because ChatGPT, for example, ChatGPT cannot dream. You and me, we can dream. Okay, that is the difference. We writers can dream, but artificial intelligence cannot dream. So, Chomsky says, don't worry. Don't worry. Don't be afraid of artificial intelligence. So, that's a good news. So, we writers can continue to dream of a world where there is no exploitation and torture of Adivasis. Jacinta is here. You see this torture and even the killing of Adivasis, it is still happening even in a place like Kerala. Recently, there was a young boy called Madhu, an Adivasi boy. He was hungry, so he went to steal food from a street dhaba kind of thing. So he was caught red-handed. The people tied him to a tree, beat him, and he was dead. This is happening now. You remember what happened in Victor Hugo's novel, Les Miserables, in that there is Jean Valjean, the main protagonist, and because of his sister's hunger, he went to a church to steal food, loaf of bread, and he was caught and he was declared a culprit. So this is happening. That happened in the 19th century, but even now it's happening. People are hungry, they steal and they are caught red-handed, they are killed. So we are living in such a world. Sometimes I wonder what we can do, the writers. Salman Rushdie recently said that writers can't do anything. He was there after this knife attack, he recovered, and he went to Germany to attend that Leipzig literature festival. There he said, we cannot do anything, writers. The world has changed. Earlier we said that we could change the world, writers could change the world because of our writing, poems or novels. But he says we cannot do it anymore, the world has changed. So I feel really despair. If we can't do anything, we cannot save an Adivasi boy called Madhu beaten to death. Then sometimes I ask myself, why should I write? If it doesn't serve any purpose. But what happens, writing for most of us, it is a way of life. For me, it is a way of life. So what I write about, things which I dream, which I cannot, which doesn't happen. So you have an ideal world in your mind, but that is not taking shape. That is a lost world. But I write about that lost world, And talking about dream, you see, dream, that is a part of writer's life. And I speak 3 languages. I speak Malayalam, I speak English, I speak French. But I can dream only in Malayalam. I cannot dream in English, I cannot dream in French, I cannot dream in any other language. I can dream only in Malayalam. That's why I write in Malayalam. Here, in fact, I would like to talk to you in Malayalam, but that is not possible, you won't understand. You see, once I went to in France, some
remote village, a small town. Shashi Tharoor was also there. Then since I speak little French, I thought that now if I say something in French, they would feel very happy, the audience. But the moment I started, saying a few words in French, an elderly lady stood up. Then she said, "Why do you talk in French?" I said, I am talking French because you will understand it. Then she said, "Is it your mother tongue?" I said, "No." "What is your mother tongue?" I said, "It's Malayalam." Then she said, "Talk in Malayalam." This lady. So I said, "Okay, I can talk, but you won't understand." But she said, "That doesn't matter. You talk in Malayalam, your language." So I said a few words in Malayalam. And after that I asked her, "Did you understand anything?" She said, "I didn't understand, but I could get the feel of your language, the music of it." Yeah? So that I always remember that thing. So she doesn't know, she doesn't understand anything, but that is the feel. So I think we should all talk and write only in our mother tongue. But in a country like India, we cannot do it because if I speak in Malayalam somewhere, I go to Punjab, they won't understand. So the only way is speak in English. So the British, they destroyed everything, but they gave us this English language. We should salute them. Otherwise, what will I say here? I'm standing before you. What can I say? So they ruled us, they colonized us, they destroyed us, but they gave us their language, then they gave us their railway system from Kanyakumari to Kashmir. Okay, that's another thing. So I'm talking about literature, I really, as I told you, that I feel frustrated. I don't know what to write now at this stage, because I feel really helpless. I talked about this market, literature product of market. It's happening not only in America, even in Kerala. It's happening in Kerala. You send a manuscript to a publisher, he doesn't read it, it will go to the marketing division. So if the market decides the value of literature, why should we write? So it's better to be a businessman. Let us stop writing and be a businessman, be a marketing professional. I took long. No? I'm going to stop. Please. I'm going? They are many. So I was, I think that way I feel really frustrated. I don't want to talk long. There are so many issues, but this is, we don't have much time. So maybe some other time we'll talk. So thank you very much.